Hello everyone, I am Sonal Kaul, your psychology mentor, and today we will study chapter 3 of class 12 psychology. So today we will study about the models of stress. We will look at Lazarus cognitive model followed by Cass model, and then we will see the effects of stress. So let's get started. अब हमारे पास एक थ्योरी है और वो है Lazarus की थ्योरी, जिसे कहते हैं cognitive appraisal of stress model. Now, let us look at how did this theory come into being. तो हमारे Lazarus थे, उन्होंने अपने colleagues के साथ एक थ्योरी निकाली और उसी थ्योरी को उन्होंने बोल दिया cognitive appraisal of stress. Now, Lazarus and his colleagues found two things and उनके बीच का relationship क्या है. अब आप सोच रहे होंगे वो दो चीजें क्या हो सकती है. वो दो चीजें हैं perception and appraisal. Now we all know the meaning of perception. So how is perception and appraisal folding or unfolding over here? Let's see. तो सबसे पहले क्या होता है इनकी थ्योरी में? प्राइमरी अप्रेजल. इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया. हम सबसे पहले देखेंगे क्या होता है. तो सबसे पहले ये होगा कि आप एक एनवायरमेंट में हो. जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूं तो ये मेरा एनवायरमेंट है. आप किसी भी एनवायरमेंट में हो सकते हो. एंड व्हेन द एनवायरमेंट चेंजेस, it could be anything. It could be a positive change, right? But if it is a negative change, you will perceive it as either dangerous, threat, or harming to you, right? Now, on that basis, you perceive that, oh, this is stressful. तो यही Lazarus ने बोला प्राइमरी अप्रेजल में. उसके बाद उन्होंने देखो क्या बोला, सेकेंडरी अप्रेजल. अब जब मैंने देख लिया कि मेरी सिचुएशन नेगेटिव है, यानी मेरे लिए हानिकारक या हार्मफुल है, तो मैं करूंगी सेकेंडरी अप्रेजल. अब सेकेंडरी अप्रेजल क्या है? सेकेंडरी अप्रेजल बहुत सिंपल है. अब मैं कोप करूंगी. स्ट्रेस से हम क्या करते हैं? कोप. कोई इंसान स्ट्रेसफुल तो नहीं रहना चाहेगा. स्ट्रेस से छुटकारा, भागना चाहेगा, राइट? तो वही Lazarus ने बोला. अब आपने समझ लिया कि अरे मेरी सिचुएशन तो थ्रेटफुल है, हार्मफुल है, मुझे डेंजर कॉज कर सकती है. तो मैं देखूंगी क्या मेरे पास मिनिमम या द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस है टू कोप विद दैट सिचुएशन. तो इतनी सी बात उन्होंने बोली. उन्होंने एक और चीज बोली, वो है रीअप्रेजल. अब ये रीअप्रेजल क्या है? अप्रेजल तो समझ लिया कि हमने देख लिया, परसीव किया, फिर उसके अकॉर्डिंग एक्ट किया. अब क्या होगा? आपने अगर कोप कर लिया अपनी सिचुएशन से, बेस्ड ऑन द अवेलेबल न्यू इंफॉर्मेशन, यू विल डू अ रीअप्रेजल. ठीक है, आप अपने ब्रेन में रिफॉर्मेशन करोगे कि अच्छा अब स्ट्रेस टल गया है, अब मुझे इस जोन में जाना है. अगर स्ट्रेस नहीं टला तो आप क्या करोगे? फिर से रिफॉर्मेशन होगी. आप वापस वे सोचोगे कि इस स्ट्रेस से मैं कैसे कोप करूं. अब यही Lazarus की थ्योरी जो हमारे पास है, ये बहुत अच्छे से दे रखी है एक डायग्राम के फॉर्म में. Lazarus ने इसको बहुत ही इलैबोरेट किया है. पीछे देख लो. तो सबसे पहले Lazarus ने बोला पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स. स्ट्रेस तो हम एक पर्सन ही हो रहा है, राइट? तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देख लो. फिजियोलॉजिकल, उसका फिजिकल हेल्थ क्या है, क्या वल्नरेबिलिटीज हो सकते हैं. उसके बाद साइकोलॉजिकल, खुद का इंडिविजुअल का मेंटल हेल्थ कैसा है, सेल्फ ट्रेट्स कैसे हैं कि अगर स्ट्रेस में डाला तो वो किस वे में बिहेव करेगा बेस्ड ऑन उसकी खुद की मेंटल हेल्थ. एंड देन फाइनली कल्चरल. अब कल्चरल का मतलब समझो. कल्चरल का मतलब है कि हर कल्चर में अपना एक तरीका होता है स्ट्रेस से कोप करने का, राइट? किसी कल्चर में स्ट्रेसफुल सिचुएशन में बहुत कामली डील किया जाता है. किसी कल्चर में डायरेक्ट लड़ाइयां होती है, कामली डील नहीं करते. तो ये अफेक्ट करेगी द वे दैट इंडिविजुअल perceives and then further copes. Then we have resources. Physical.
तो अगर मुझे पता है कि मेरे को कल पैसे देने हैं बैंक में, जो मैंने लोन लिया था लोन चुकाना है, और मेरे पास मनी होनी चाहिए वो लोन चुकाने के लिए, राइट। अगर मेरे पास मनी नहीं है तो मैं प्रॉब्लम में जाऊंगा या जाऊंगी, बट अगर मेरे पास एम्पल अमाउंट ऑफ मनी या वो रिसोर्स है जिससे मेरा स्ट्रेस दूर हो जाएगा, मैं स्ट्रेसफुल नहीं रहूंगी या रहूंगा। देन पर्सनल स्किल्स, आप खुद कैसे डील करते हो बेस्ड ऑन योर फिजियोलॉजी, योर मेंटल हेल्थ एंड योर कल्चरल पैटर्न। देन वी हैव सोशल, do you have social support networks, people that you can rely on who will help you in that stressful situation? Moving on, we have stressors. अब इसके टाइप्स है environmental, psychological and social. एनवायरमेंटल क्या हो सकता है? एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। वो स्ट्रेसर्स जो हमारे एनवायरमेंट में अकर हो रहे हैं, हम ऑफिस जा रहे हैं, ट्रैफिक में फंस गए, क्राउडिंग हो रही है, पॉल्यूशन बहुत है, कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है और ये हमें बहुत डिस्टर्ब और स्ट्रेस आउट कर रहा है। फिर हमारे पास पीछे साइकोलॉजिकल भी है। अब साइकोलॉजिकल को थोड़ा ध्यान से समझना। तो साइकोलॉजिकल में हमारा आ जाएगा सबसे पहले फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन का मतलब क्या है? फ्रस्ट्रेशन होता है जब हमें कुछ अचीव करना है, हमारा कोई मोटिव है और वो कंटिन्यूसली ब्लॉक हो रहा है, तो हम जाएंगे फ्रस्ट्रेशन की सिचुएशन में। हम स्ट्रेस्ड हो रहे हैं बिकॉज हम फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। तो इसको याद रख लो ऐसे, ब्लॉक हो रहा है आपका मोटिव। वेरी सिंपल। देन वी हैव कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट तो हम डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। हम बोलते हैं there is a conflict going on between this party, that party, there is conflict and war between two countries। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान में अभी एक वॉर हो रहा है आफ्टर द अटैक्स इन कश्मीर। तो हम सुनते हैं कि इंडिया एंड पाकिस्तान आर इन कॉन्फ्लिक्ट। तो अभी कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है? बहुत सिंपल मतलब है, जब देर इज इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन टू गोल्स। आप कुछ और चाहते हो, सामने वाला कुछ और चाहता है, दोनों के गोल्स आर इनकम्पैटिबल, तो उस सिचुएशन में होता है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट एक और तरीके से भी होता है, आपको वेट लूज करना है, ठीक है, एंड आपको मीठे खाने का भी बहुत शौक है, तो आप बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट में हो, स्ट्रेस्ड हो, बिकॉज losing weight is incompatible with having sweets or sugary foods। अब तीसरी चीज है इंटरनल प्रेशर। ये इंटरनल प्रेशर का मतलब क्या है? इंटरनल वर्ड का मतलब हम अगर जानते हैं तो हम ये बहुत इजीली थोड़ा खुद से डिसाइफर या अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इंटरनल मीन्स समथिंग इनसाइड, समथिंग इनबिल्ट, समथिंग इंट्रिंसिक। तो इंटरनल प्रेशर वो होता है व्हेन वी सेल्फ इम्पोज सम एक्सपेक्टेशंस एंड डिमांड्स और ऑन आवर ओन सेल्फ, कि मुझे तो भाई ये अचीव करना है, मुझे कंपटीशन में जीतना ही जीतना है, नहीं जीतूंगी तो एकदम स्ट्रेस में रहते हैं उसके वजह से। अब हम देखेंगे सोशल प्रेशर। अब ये सोशल प्रेशर क्या है? इंटरनल तो समझ लिया। सो एज द नेम सजेस्ट, जब आपके ऊपर कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी हो सकती है, दोस्त हो सकता है, आप पे अपने डिमांड्स इंपोज करे, आपसे एक्सपेक्टेशंस लगाए कि ऐसे करो वैसे करो, या ऐसे चाहो वैसे चाहो, जो हम चाहें वो चाहो, ऐसी ही चीजों को कहते हैं सोशल प्रेशर, एंड इसकी वजह से आप स्ट्रेस्ड हो सकते हो। तो ये थे हमारे साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स या स्ट्रेस कॉजिंग एजेंट्स के एग्जाम्पल।
साइकोलॉजिकल इज ऑलवेज एम्बेडेड इन योर माइंड, ये याद रखना। उसके बाद है हमारे पास डायमेंशंस, जिसमें है इंटेंसिटी वर्सेस ड्यूरेशन। स्ट्रेस कितना इंटेंस है, कितना कम इंटेंस है। ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रेस, क्या स्ट्रेस बहुत टाइम तक हो रहा है या कम टाइम तक, ये भी डिटरमाइन करता है कि आप स्ट्रेस से कैसे कोप करोगे, ठीक है। देन वी हैव कॉम्प्लेक्सिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी। इफ समथिंग इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, विल यू बी एबल टू ओवरकम इट इजीली? नॉट एट ऑल। जैसे कोई वॉर हो रही है या कोई पॉलिटिकल पार्टीज है जो अपोज करते हैं एक दूसरे को, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स होते हैं। इन मैटर्स में उनका सोल्यूशन पे आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इट बिकम्स रियली हार्ड एंड सो इट बिकम्स रियली हार्ड टू प्रिडिक्ट द आउटकम ऑफ दैट स्ट्रेसफुल सिचुएशन, ठीक है। अब एक और चीज होती है, स्ट्रेस का अप्रेजल कैसे होता है? इमोशनल होगा या तो कॉग्निटिव होगा, ठीक है। या तो आप इमोशनली रिस्पॉन्ड करोगे या तो कॉग्निटिव, यानी आप अपना एनालिटिकल पार्ट ऑफ ब्रेन यूज करके एकदम प्रॉपर सॉल्यूशंस पे आओगे, वेरी रैशनल सॉल्यूशंस। देन वी हैव फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स एंड बिहेवियरल रिस्पॉन्स। आपके बॉडी में जब चेंजेस आएंगे, ठीक है, आप बहुत ज्यादा धक 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 धक, स्वेटी, क्लैमी हैंड, ये सब फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स का है। एंड बिहेवियरल में क्या होगा कि आपके बिहेवियर से कैसा शोकेस हो रहा है कि आप स्ट्रेस से कैसे कोप कर रहे हो। आर यू डूइंग सम binge eating or are you not eating at all to cope with the stress or as a result of the after effect of stress, ठीक है। तो ये थी हमारी लाज़रस जी की थ्योरी, हमने इसे समझ लिया। अब हम देखेंगे हांस सेली की गैस मॉडल, जिसे कहा जाता है जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम भी। अब हांस सेली के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हांस सेली बहुत सिंपल सी बात करता है। हांस सेली कहता है कि मैं हूं मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस रिसर्च, ठीक है। सिंपल सी चीज, उनको ये टाइटल मिला, ये याद रखना है। अब एक और चीज याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि इन्होंने एक स्टडी कंडक्ट की। इन्होंने लैबोरेटरी में एनिमल्स को कुछ स्ट्रेसर्स से परेशान किया, ठीक है। उनको इंसुलिन दिया, उनका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया उनके आसपास के एनवायरनमेंट का, उनको एक्सरे करके देखा कि क्या हो रहा है बॉडी में, ठीक है। उन्होंने सिमिलर फिनोमिना देखा कि ह्यूमंस के साथ हो रहा था हॉस्पिटल्स में, यानी जो पेशेंट्स होते हैं जो बहुत ही इल थे, बीमार थे, सब एनिमल्स में, सब में, यानी ह्यूमंस में, इन सब में सेम वे से ये लोग रिएक्ट कर रहे थे स्ट्रेस को, ठीक है। उसी को इन्होंने बोला जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, और उन्होंने इसको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया। पहला स्टेज है अलार्म स्टेज। अब ये अलार्म स्टेज क्या होता है? स्कूल में बजती है घंटी, अलार्म की पीरियड ओवर हो गया, पीरियड स्टार्ट हो गया, राइट। आप सब हो जाते हो एक्टिव या विजिलेंट की, ओह यू कम इनटू दैट जोन। सिमिलरली व्हेन अ स्ट्रेस इज इम्पोज्ड और एनी स्ट्रेसर का जो आफ्टर इफेक्ट होता है और इंडिविजुअल उसको परसीव करता है, समझता है कि अरे स्ट्रेस है, तो वो जाता है फाइट और फ्लाइट मोड में, विच इज इंड्यूस्ड बाय एड्रेनल पिट्यूटरी कॉर्टेक्स सिस्टम। हमने 11th क्लास में पढ़ा है बायोसाइकोलॉजी में कि हमारा जो फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म होता है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करता है व्हेन वी आर अंडर स्ट्रेसफुल सिचुएशन, राइट। तो अब हम सोचते हैं कि क्या करना है, क्या करना है। उसके बाद आ जाता है रेजिस्टेंस। अब स्ट्रेस मिल गया बॉडी को, अब वो कोप करेगी, राइट। बॉडी के अंदर कुछ बायोलॉजिकल फंक्शन होंगे जो कहेगी कि बॉडी को कोप करना है स्ट्रेस से, स्ट्रेस तो नहीं रह सकती, तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, कोपिंग चल रही है पूरी, और ये जो कोपिंग चल रही है ये होती है हमारा हार्ट बीट अगर बहुत तेज है कम हो जाएगा। हमारे अगर हाथ बहुत स्वेटी है, पसीने से भरी बॉडी है, तो धीरे 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 स्वेट ग्लैंड्स रिस्ट्रिक्ट करेंगे अपने आप को टू प्रोड्यूस स्वेट। अगर पेट में दर्द हो रहा है तो वो भी धीरे 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 कम हो जाएगा। मगर एक ऐसी कंडीशन आएगी जहां पे स्ट्रेस बॉडी को कंटिन्यूसली मिलते जा रहा है,
उसी कंडीशन को कहते हैं एग्जॉशन, कि बॉडी को कंटिन्यूसली आपने स्ट्रेस दिया, दिमाग को स्ट्रेस दिया, बॉडी थक गई, रिसोर्सेस डिप्लीट हो गए या खत्म हो गए टू कोप और टैकल दैट स्ट्रेस, तो इंसान एकदम खत्म, थक गया, बिल्कुल ही उसमें कुछ बचा ही नहीं एनर्जी। अब गैस मॉडल को बहुत अच्छे से उन्होंने एक ग्राफ में समझाया है, समझते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारे ग्राफ में हम हैं नॉर्मल स्टेज में, ठीक है, एन हो गया हमारा नॉर्मल। अब आया अलार्म रिएक्शन, मैं हो गया बहुत परेशान, तो मैं एकदम नॉर्मल प्लेन पे थी, अब मैं डाउन हो गई ना, मैं आ गई डाउन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अलार्म के बाद आ जाता है हमारा फेज 2। अब मैं कोप करने की कोशिश कर रही हूं, मैं ऊपर उठ रही हूं उस स्ट्रेस से, ठीक है। बट ये कोपिंग काफी नहीं पड़ रही। जब कोपिंग काफी नहीं पड़ रही तो क्या होगा, फिर से मैं डाउन हो गई, यानी एग्जॉस्टेड, यानी डिप्लीटेड, मेरे पास रिसोर्सेज बचे ही नहीं टू कोप विद दैट स्ट्रेस। तो यही है हमारा गैस मॉडल। गैस मॉडल हमेशा एग्जाम में आने के चांसेस बहुत होते हैं, एग्जाम्स में पूछा भी गया है, तो हमें इस मॉडल का ध्यान रखना है। गैस मॉडल में हमें एक और चीज का ध्यान रखना है, इसका ड्रॉबैक। गैस मॉडल ने सिर्फ बायोलॉजिकल फंक्शंस पे फोकस किया कि बॉडी में सिर्फ एक बायोलॉजिकल चेंज होता है और वही रिएक्शन भी आता है। ड्रॉबैक क्या है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट तो है ही नहीं, दिस इज मिसिंग। तो इसी चीज की वजह से हांस सेली के गैस मॉडल को बहुत ही क्रिटिसाइज या अपोज किया गया कि आपने साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को तो बिल्कुल ही रिडंडेंट कर दिया। मूविंग ऑन, वी हैव इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले आएगा इमोशनल इफेक्ट्स। अब इमोशनल इफेक्ट्स कैसे हो सकते हैं हमारे, जब मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूं या आप बहुत स्ट्रेस्ड हो, आप नेचुरली एंग्शियस हो सकते हो, इरिटेटेड या चिड़चिड़ापन दिखा सकते हो, ठीक है, या सैड हो सकते हो, डिप्रेस्ड, राइट। दिस इज द इमोशनल इफेक्ट जब हमें स्ट्रेस मिलता है। उसके बाद है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में क्या आएगा, हमारी बॉडी की बायोलॉजी। अब बहुत स्ट्रेस हो गया, भूख नहीं लग रही, ठीक है, हार्ट बीट बहुत ज्यादा है, बीपी बढ़ गया या बीपी कम हो गया, ये सब फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में आते हैं। मूविंग ऑन, वी हैव कॉग्निटिव इफेक्ट्स। कॉग्निटिव इफेक्ट्स में क्या आएगा, कॉग्निशन का मतलब साइकोलॉजी पढ़ते हो तो पता है क्या है। अब कॉग्निटिव इफेक्ट्स है तो उसका एकदम अपोजिट। कॉग्निटिव का मतलब होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंसंट्रेशन, मेमोरी। अब जब बहुत स्ट्रेस है तो कॉग्निटिव इफेक्ट्स तो खराब होंगे, राइट। तो मेमोरी पुअर हो जाएगी, कंसंट्रेशन पुअर हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग जीरो, ठन ठन गोपाल हो जाएगी, राइट। देन वी हैव बिहेवियरल इफेक्ट्स। अब जब हमें बहुत स्ट्रेस मिला है, हमारे बिहेवियर में भी मैनिफेस्ट होता है उसका इफेक्ट। कैसे, कुछ लोग बुरी आदतें लगा लेते हैं, जैसे कि खाना खाना छोड़ देंगे या बहुत ज्यादा खाएंगे जिससे वो बीमार पड़ सकते हैं, और ऐसी बुरी आदतें होंगी, सिगरेट स्मोक करना चालू कर देंगे उस स्ट्रेस के इफेक्ट से, या अल्कोहल ड्रिंक करेंगे या ड्रग अब्यूज करेंगे। तो हमें ध्यान रखना है, ये बहुत ही बुरी आदतें हैं। नो मैटर द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, यू विल have to never resort to this kind of behavioral manifestation of stress. अब हमने आज की क्लास में बहुत कुछ सीखा, ठीक है। हमने सीखा कि स्ट्रेस के मॉडल्स क्या है, हमने लाजरस का देखा, उसके बाद हमने हांस सेली का गैस मॉडल देखा, फिर हमने स्ट्रेस के इफेक्ट्स देखे। अब हो जाए एक क्विक क्विज टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन है, डैश अकर्स व्हेन न्यू इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। अब जिस बच्चे ने ध्यान से इस क्लास में ध्यान दिया है वो जानता है कि अप्रेजल नहीं है, रीअप्रेजल पता नहीं, रेजिस्टेंस पता नहीं, नन ऑफ द अबव पता नहीं। चलो एक ऑप्शन तो मैंने आपके लिए हटा दिया, अब इन तीन में से तो गेस करना बहुत इजी हो गया। तो जिस बच्चे ने ध्यान से पढ़ा है वो जानता है कि बी, रीअप्रेजल इज द आंसर। रीअप्रेजल क्या हो रहा है, जब जब न्यू इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, यानी जब आपने
सेकेंडरी अप्रेजल कर लिया, उसके बाद होगा रीअप्रेजल। इसका ध्यान रखना। मूविंग ऑन, वी हैव when resources are depleted and body breaks down, it is called alarm. Is it true or is it false? This is a very simple and straightforward question. It comes in your exam. या तो fill up बना देंगे या true and false बना देंगे, कहीं से भी आपकी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट होगी। तो ये इसका आंसर है हमारा बी, फॉल्स। फॉल्स क्यों है? फॉल्स इसीलिए है जब हमारे रिसोर्सेज डिप्लीट हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं एग्जॉशन। अलार्म तो तब होता है जब हमारी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट में जाती है, जब उसे पता चलता है कि अरे स्ट्रेस है। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना है और पढ़ना है ताकि हम आंसर दे पाए। Now that was all for today's class. I will see you in the next lecture.